हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल हमारे पास 19। आर्टिकल 19 से पहले हमने आर्टिकल 18 तक डिस्कस किया था। आर्टिकल 18 हमारे पास डील्स करता था किसके बारे में, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 18 जो है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, मतलब कि आप गवाही दे सकते हैं जो कि फैक्ट इन इशू है वो उनके ऊपर या फिर रेलिवेंट फैक्ट्स के अंदर उसकी होने और उसके ना होने के ऊपर आप गवाही दे सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19। हमारी बेयर रीडिंग चल रही है, इसके अंदर आर्टिकल 19 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। जब बात आ जाती है सेम ट्रांजेक्शन की तो फिर ये हमारे पास आर्टिकल टोटली बेस कर लेता है किसके ऊपर, एक लैटिन फ्रेज से हमारे पास रूल ऑफ लॉ है जैसा कि रेस गेस्टे वर्ड है, रेस गेस्टे। इसके ब्रीफ में हम नहीं जाएंगे रेस गेस्टे क्या है, मगर थोड़ा सा मैं आपको कंसाइजली बता देता हूँ कि रेस गेस्टे होता क्या है। रेस गेस्टे मीन्स थिंग्स डन्स, मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, या फिर इसको ऐसा कर दें आप वर्ड्स स्पोकन, जो अल्फाज पहले कहे गए हैं या फिर जो पहले बातचीत हुई है वो। अगर आपसे कोई अगर पूछ ले कि हमारे पास रेस गेस्टे का असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, हमारे पास सेम ट्रांजैक्शन। अब इंग्रेडिएंट्स क्या है, एलिमेंट, मतलब असेंशियल एलिमेंट क्या है, इसका हमारे पास खास अनसर क्या है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सेम ट्रांजैक्शन है। मतलब किसी एक ही ट्रांजैक्शन, किसी चेन के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है, भले वो कहीं ए पर या किसी एक जगह पर मौजूद ना हो, मगर वो सबके लिए लायबल होगा। फॉर एग्जांपल कोई ए है, बी को हिदायत देता है, या फिर ए और बी मिलकर दोनों कहीं ऑफेंस करते हैं, ठीक है, और ए जो है अपने किसी डोर स्टेप पर खड़ा होता है और बी जो है घर के अंदर दाखिल होकर ऑफेंस करता है, तो फिर ये क्या है, एक सेम ट्रांजैक्शन है। ए क्या कर रहा है, बाहर चौकीदारी कर रहा है, और बी जो है ऑफेंस करने गया है। तो फिर ए ये नहीं कहेगा कि मैं तो बाहर खड़ा था और बी ने ऑफेंस कर रहा था, नहीं, इन दोनों के लिए जो ऑफेंस हुआ है, इन दोनों के लिए ये जो है ए जो है और बी और ए हमारे पास है, एक ही लायबिलिटी के जिम्मेदार होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब इन पर लायबिलिटी ऐसी ही आएगी अगर कोई उस जगह पर उनकी मौजूदगी हो या फिर ना हो, मगर उनकी लायबिलिटी उन पर आयद होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं हम। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब रेलिवेंसी मैंने आपको कहा था कि रेलिवेंसी किस पर डिपेंड करती है, रेलिवेंसी हमारे पास डिपेंड करती है हमारे पास किसके, लॉजिक के ऊपर, ठीक है। एडमिसिबिलिटी जो होती है वो हमारे पास करती है, इन पर टोटली बेस करती है लॉ पर, स्ट्रिक्ट एविडेंस पर। आधी बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर ये बात करें रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ऐसी हकीकतें जो लॉजिक पर बेस करती हों और फॉर्मिंग पार्ट जो कि हिस्सा बनाती हों ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन की। आधी बात समझ में, एक ही लेन देन की। यहाँ तक बात क्लियर है। पानी, आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। एविडेंस में भी फैक्ट्स विच, ऐसी हकीकतें जो दो नॉट इन इशू, जो कि हकीकत में इशू में नहीं है, मतलब फैक्ट्स इन इशू में नहीं है, आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट इन इशू, मगर वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो जाते हैं। आधी बात समझ में, जो दरअसल कनेक्टेड तो नहीं है, मगर ऐसी हकीकतें जो किसी जुर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मगर इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड हैं। ए टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, जैसा कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनते हैं, इसलिए वो कनेक्टेड हो जाते हैं। आर रेलिवेंट, और ऐसी किस्म की रेलिवेंसी, ऐसे किस्म के फैक्ट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, रेलिवेंट कहलाएंगे। वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम, फिर चाहे वो एक ही वक्त पर हुआ हो या फिर एंड प्लेस, एक ही जगह पर, आर एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, या फिर मुख्तलिफ वक्तों पर और मुख्तलिफ प्लेसेस पर, मुख्तलिफ हमारे पास जगहों पर।
आ रही बात समझ में? इसका मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन है उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास आर्टिकल डील करता है कि अगर कोई ऑफेंस किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होता है या फिर मुख्तलिफ जगहों पर होता है मगर सबके लिए वो लायबल होगा। किसी एक वक्त पर होता है कोई ऑफेंस या फिर अलग अलग वक्तों पर कोई ऑफेंस होता है तो फिर सबके लिए वो लायबल रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? आइए देख लेते हैं हम इलस्ट्रेशन। आपको पता है वर्ड इलस्ट्रेशन क्या है? बेयर रीडिंग आपको समझ में आ गई। इसके बाद इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन ए जो है वो पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन कहें या फिर एग्जाम्पल कहें, आ रही बात समझ में? या फिर आप एक्सप्लेनेशन कहें, मतलब जो आर्टिकल है ये उनका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। आइए देख लेते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। अब ए जो है अक्यूज्ड है किसका? मर्डर का। किसका? बी का। ठीक है। वेदर वाट एवर वाज सेड आर डन बाय ए आर बी आर द बाय स्टैंडर। अब जहाँ पर ऑफेंस हुआ, फॉर एग्जांपल इस जगह पर ऑफेंस हुआ, यहाँ पर ए ने क्या कहा और बी ने क्या कहा, दोनों में क्या बातचीत हुई, दोनों के बीच में क्या मुंहमारी हुई, ठीक है, वो और उसके प्लस में उसके साथ जो खड़े थे बाय स्टैंडर। अब बाय स्टैंडर क्या होता है आपको पता है? हु इज बाय स्टैंडर्स? बाय स्टैंडर्स मीन्स जो करीब खड़े हुए लोग हैं उसको कहा जाता है बाय स्टैंडर्स। एट द बीटिंग, जब बी की या इन दोनों के बीच में पिटाई हुई, झगड़ा हुआ, ठीक है, जब ए ने बी को मारा उस वक्त ए ने और बी ने क्या बातें की, ठीक है, क्या तू मैं की, ठीक है, या फिर जो करीब जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या कहा या फिर उन्होंने क्या सुना। आर सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब बिल्कुल इससे पहले, बी का मर्डर होने से पहले या फिर बी का मर्डर होने के बाद, ठीक है, जो हमारे पास लोग खड़े थे वहाँ पर उनके बीच में क्या बात हुई, जो भी बातें हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए आया बी को मारने, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या हुआ, पहले तू मैं हुई, ठीक है, ए ने जो है बुरा भला बी को कहा और बी ने इसको बुरा भला कहा, ठीक है, दोनों के बीच में जो बातें हुई वो रेलेवेंट फैक्ट है। और प्लस में वहाँ पर जहाँ पर इंसिडेंट हुआ वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनके जो उन लोगों ने बातें की, वहाँ पर लोग जो खड़े थे, फॉर एग्जांपल ए और बी में झगड़ा हुआ, ए ने बी को मार दिया, वहाँ पर ये लोग खड़े थे, कौन सा, ये सी खड़ा था, डी खड़ा था, ई खड़ा था, हमारे पास एक्स भी खड़ा था, वाई भी खड़ा था, जेड भी खड़ा था, इनों के दरमियान जो भी बातें हुई वो सब रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये क्या कहलाएगी हमारे पास? सेम ट्रांजैक्शन में। अब ए और बी ने जो बात की वो भी एक ट्रांजैक्शन हो गई और साथ में वहाँ पर जो खड़े थे जो लोगों ने बात की वो भी हमारे पास सेम ट्रांजैक्शन आएगी। इसी ऑफेंस के कि हमारे पास ए जो है हमारे पास मुजरिम है किसका? बी के का, हमारे पास खून का, अरे बस के बी का खून किया है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास इलस्ट्रेशन बी पर। इलस्ट्रेशन बी बात करता है ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पर ए जो है, ए पर चार्ज है, ए जो है अक्यूज्ड है किसका? वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान, वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ए जो ए पर इल्ज़ाम है कि ए ने जो है हमारे पास पाकिस्तान के अगेंस्ट में बगावत की है, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ दी है, ठीक है। तो इसकी हकीकत क्या है? ये क्या करता है? बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरप्शन, इंसरक्शन एक वर्ड है, इंसरक्शन, ये क्या है? ए जो है अक्यूज्ड है, ये क्या करता है? ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरक्शन। अब जो वर्ड जो है इंसरक्शन,
अब ये जो वर्ड है इंसरक्शन, ये कहलाता है बगावत। जैसा कि हमारे पास सेडिशन, एक अपने मुल्क से बगावत करने को हमारे पास इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। अब जो ये जो है ये मुलजिम है किसका, पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के साथ बगावत करने का, ये इन पर इल्ज़ाम है कि इसने क्या किया, एक बगावत ग्रुप का जो है साथ दिया और इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, इन्होंने क्या की, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड की। ठीक है, साथ में उन्होंने क्या किया, ट्रूप्स आर अटैक्ड, ट्रूप्स आर अटैक्ड, एक ये किया। 2 नंबर पर इन्होंने क्या किया, तोपों से हमला किया। ट्रूप्स, जो वर्ड जो हमारे पास ट्रूप्स है वो क्या कहलाती है, दस्ता में से कोई ऐसे हथियार बरदार लोग जिनके जो कि हमारे पास हथियारों से हो, उनको कहते हैं ट्रूप्स। जैसा कि फौजी दस्ता वगैरह होता है, ऐसे दस्तों से लोगों पर हमले करवाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन, गोल्स ब्रोकन ओपन। अब गोल्स क्या है, जेलें। ठीक है, गोल्स कहें या फिर जेल कहें, इसको क्या किया, ब्रेक किया गया, मीन्स तोड़ा गया। ठीक है, तीसरा ये ऑफेंस हुआ। 4 नंबर पर क्या हुआ, द अक्यूरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलिवेंट। अब ये क्या हुआ, एक तो प्रॉपर्टी तबाह की, ठीक है, ए ने और उसके साथ जो भी लोग थे मैं सब ने मिलकर, ठीक है, और हमारा अटैक भी किया ट्रुप्स के साथ, और जेलें भी इन्होंने तोड़ी। मतलब जो कैदी थे उनको सबको आज़ाद कर दिया, जाओ बेटा सब आज़ाद हो। आधी बात समझ में? तो फिर ये क्या है, ये सब रेलिवेंट कहलाएगा। 1 2 3, ठीक है, ये सब रेलिवेंट कहलाएगा। एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन, ये एक जनरल ट्रांजैक्शन हुई। 2 ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम। अब भले ए जो है यहाँ पर मौजूद ना हो, जहाँ पर जेलें तोड़ी गई हैं यहाँ पर भले ए मौजूद नहीं था, मगर ए जो है इसका हिस्सा था, बगावत का हिस्सा था। इसने कहीं भी किसी एक जगह में हिस्सा लिया, फॉर एग्जांपल इसने हिस्सा लिया, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को तबाह किया, तो फिर ये पूरे के पूरे इंसिडेंट, पूरे के पूरे अक्यूरेंस का लायबल होगा। जो सबको सज़ा होगी वो इसको सज़ा होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हम चले जाते हैं सी पर। सी कहता है ए यूज बी फॉर लेबल। ए जो है बी पर हमारे पास क्या करता है, एक सूट दाखिल कर लेता है कि बी ने जो है मुझे बदनाम किया है लेबल पर। ठीक है, अब हकीकत क्या है, यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन की बात क्या आ रही है, ए ने सूट किया है, ए सू बी, किस पर, कि इन्होंने मुझे बदनाम किया है। इन अ लेटर फार्मिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये क्या है, कोई ऐसा खत है जो कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर आता था, उस खत के अंदर कोई कुछ ऐसा लिखा था कि बी जो है वो बदनाम हो रहा था। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। लेटर्स बिटवीन पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लेबल अरोस। अब जो लेटर जो बी ने ए को भेजे, उन लेटरों से ही जो है बी को जो है ऐसा लगा कि ये मुझे बदनाम कर रहा है, तो फिर उन लेटर्स, लाजमी नहीं है उस सब के सब लेटरों में इसकी बदनामी के हवाले से कुछ लिखा गया हो, मगर हमारा फॉर एग्जांपल इन्होंने कौन से लेटर भेजे, 1 भेजा, 2 भेजा, लेटर 3 4 5, ये 5 लेटर भेजा, उनमें से किसी एक लेटर के अंदर कुछ ऐसा था जो कि इसको बदनाम कर रहा था, इसकी डिफामेशन हो रही थी ए की, तो ए ने सूट फाइल कर दिया बी पर। आइए पढ़ लेते हैं आगे। In forming part of correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the label itself। अब चाहे ये जो खत हैं उन सब के अंदर हमारे पास ऐसी डिफॉर्मेशन हो या ना हो, मगर ये सब जो है ये सेम ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, और सबका सब ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चले जाते हैं डी पर। हमारे पास इलस्ट्रेशन है डी। डी इलस्ट्रेशन क्या बात करती है, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए
कोई ए है, यहाँ पर बात होती है कि कोई ए है, ए ने कोई गुड्स खरीद किए किससे, बी से। क्या खरीद किए, गुड्स परचेज किए। अब सवाल ये है कि हमारे पास सवाल ये है कि क्या बी ने ए को ये गुड्स डिलीवर्ड किए या नहीं। तो फिर बी ने जो है गुड्स डिलीवर किए हैं हमारे पास किसको, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली ईच डिलीवरी इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब बी ने क्या किया, इसको ए को नहीं किया, इसने किसको किया, ए के लिए किसको किया, हमारे पास एक्स को किया डिलीवरी गुड्स, वाई को किया, जेड को किया। अब जिसको इसने डिलीवरी की बी ने ए के लिए, ये जो है ये सब के सब क्या है, रेलिवेंट है। ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम सेक्शंस पढ़ेंगे। हमारे पास आर्टिकल 20 बात करता है फैक्ट्स विच आर द ओकेशन काज आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। अब ऐसी हकीकतें ऐसे फैक्ट्स जो कि हमारे पास ओकेशन बनते हों या फिर काज इफेक्ट बनते हों, वो सब हमारे पास फैक्ट्स इन इशू के हिस्से बन जाते हैं। आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 20 बात करता है फैक्ट्स विच आर द ओकेशन cause or effect of facts and issue। अब ऐसी हकीकतें जो कि फैक्ट इन इशू के ओकेशन बने या फिर काज या इफेक्ट बने, वो कैसे, आइए देख लेते हैं हम। फैक्ट्स विच आर द ओकेशन, ऐसी हकीकतें जो कि मौका दे दे या फिर ओकेशन बने, काज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज, उसी वक्त या उसके अलावा। ठीक है, कोई चीज़ बनती है उसी वक्त बन जाती है। फॉर एग्जांपल कोई ए ऑफेंस कर रहा था, उसी वक्त ही ऑफेंस करते ही वो वहाँ से फरार हुआ, ये क्या हुआ, इमीडिएट एक्शन हुआ। वो अगर कोई चीज़ उसके बाद होती है कुछ टाइम बाद, तो फिर वो बात आ जाएगी अदरवाइज में। इमीडिएट में उसी वक्त के अंदर हो जाना। आई बस समझिए, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक है वर्ड्स इमीडिएट और दूसरा वर्ड्स है अदरवाइज। इमीडिएट मतलब फौरन, मतलब उसी वक्त हो जाना। अदरवाइज मतलब उसी वक्त नहीं हो रहा मगर उसके बाद कुछ ऐसी हमारे पास कोई ओकेशन बन रहा है, कोई ऐसा इफेक्ट बन रहा है उस ऑफेंस के बाद कुछ टाइम बाद, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा फैक्ट इन इशू से। आइए देख लेते हैं। ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स आर फैक्ट्स इन इशू, जो कि ऐसी हमारे पास जो ओकेशन बने या काज और इफेक्ट्स बने फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट्स से। आ रही बात समझ में। आर विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनाए जिसके तहत वो ऑफेंस हुआ हो, जहाँ पर वो ऑफेंस हुआ हो। और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अक्यूरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट फैक्ट, या फिर कोई ऐसा रीज़नेबल उसको मौका दे दे जिसकी वजह से वो ऑफेंस हो, वो वाक़या हो, तो फिर वो सब के सब क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। आइए इसके अंदर हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन के अंदर हम ए देख लेते हैं। हमारे पास इलस्ट्रेशन ए इलस्ट्रेशन ए जो है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। यहाँ पर ये सवाल बनता है क्या ए ने रॉब किया बी को।
क्या ए ने बी को लूट लिया? हो ही नहीं सकता, एक बी को कैसे लूटे आपके होते हुए? आप ही लूट सकते हैं सबको, ऐसा ना। ठीक है, जहाँ सवाल ये बनता है कि क्या ए ने बी को लूटा, क्या ए ने बी को रॉब किया? हकीकत ये है कि द फैक्ट्स डेट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, हकीकत ये है कि बी की रॉबरी होने से भी कुछ ही वक्त पहले, ठीक है, शॉर्टली में ना मिनिमम टाइम के अंदर, कुछ ही वक्त पहले, फॉर एग्जांपल बी की रॉबरी हुई है कितने बजे? 12 बजे, तो फिर 11 बजे की बात हो रही है कि 11 बजे, 12 बजे इसकी रॉबरी हुई, तो फिर शॉर्टली 11 बजे बी वेंट टू अ फेयर विथ मनी इन हिज पोजीशन, बी जो है 1 घंटा पहले कहीं मेले पर गया था, फेयर पर। आ रही बात समझ में? मेले पर गया था, फेयर पर 1 घंटा पहले, और उसके पास कुछ पैसे थे। एंड दैट ही शोड इट आर मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन, और जो बी के पास पैसे थे वो बी ने किसी और पर्सन को बताया था, किसी सी को, डी को, ई को, या एक्स वाई जेड, किसी को भी इनमें से बताया। फॉर एग्जाम्पल सी को बताया था, मीन्स थर्ड पर्सन को, इसको रॉबरी ए ने की, मगर बी के पास पैसे थे, बी ने सी को बताया था। ये जो है ये क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। या फिर बी ने वो पैसे दिखाए थे सी को, या फिर बी ने सी को कहा था कि मेरे पास पैसे हैं, तो फिर उसके बाद ये रॉबरी हुई, तो फिर वो जो इसने बताया था सी को, ये रेलिवेंट फैक्ट है, ये उससे मिलती जुलती हकीकत है। अगर ये सवाल हो जाता है कि ये हमारे पास ए कहे तो हमारा इसके पास तो कोई पैसे वगैरह नहीं होते, ये तो गरीब लोग हैं, तो फिर बी जो है ये साबित करेगा कि मेरे पास पैसे थे जब मैं फेयर पर जा रहा था, और ये हकीकत मैंने सी को कही थी। ठीक है, आ रही बात समझ में? या फिर इसका एक मैं आपको सिंपल बता दूं कि बी जो है हमारे पास, बी की जो रॉबरी हुई वो कैसे हुई, ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ओकेशन काज इफेक्ट की बात। बी की रॉबरी कैसे हुई? बी जो है, बी के पास पैसे थे, बी जो है मेले पर जा रहा था, और मेले पर जाते ही इसने किसी को बताया था, कुछ ही वक्त पहले सी को बताया था कि मेरे पास पैसे हैं, या फिर उसने पैसे सी को दिखाया था, और सी को दिखाया उसके बाद ही ए ने इससे रॉबरी हो गई, मतलब ए ने इसको रॉब कर लिया। जहाँ तक बात क्लियर है, तब तो फिर ये ए किससे रिलेटेड है? ए रिलेटेड टू ओकेशन। ए क्या कर रहा है? बी ने सी को दिखाया कि मेरे पास पैसे हैं, तो फिर ए ने क्या किया? हमारे पास ओकेशन दे दी, क्या दे दी? रॉबरी के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओकेशन क्लियर रॉबरी, और ऐसी किस्म की अपॉर्चुनिटी क्लियर करती है रॉबरी को। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं किसी फेयर पर जाता हूँ, किसी मेले पर जाता हूँ, और वही पैसे मैं किसी को दिखाता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं ये, ठीक है, या फिर किसी को बताता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, और थोड़ी देर बाद वो मुझसे रॉबरी हो जाती है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। और ये रेलिवेंट फैक्ट ये रिलेटेड टू ए जो हमारे पास है इलस्ट्रेशन, ये रिलेटेड किससे करता है? ओकेशन से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ए रिलेटेड टू ओकेशन। ओकेशन मीन्स अपॉर्चुनिटी। अब इलस्ट्रेशन बी पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन बी बात करता है द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर कर दिया? क्या ए ने वाकई बी का मर्डर किया? सवाल ये है कि ए ने बी का मर्डर किया। अब आइए देख लेते हैं। मार्क्स ऑन द ग्राउंड produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts। अब जिस जगह पर ऑफेंस हुआ, जिस जगह पर ये ए ने बी का कत्ल किया, वहाँ पर जो भी ज़मीन पर निशानात वगैरह हुए
वो जो है क्या हुए, इसका इफेक्ट हुआ। आ रही बात समझ में? ये इसका क्या है, इफेक्ट या काज, रिलेटेड टू काज और इफेक्ट। जो ज़मीन पर जो निशानात वगैरह हुए ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं सी पर। सी बी तक आप देख लें। सी, आइए सी हमारे पास डील करता है। सी के अंदर सवाल है द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। ये सवाल है कि क्या ए ने बी को जहर दिया, मीन्स पॉइजन दिया। ठीक है, ये आइए देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ, बी की जो सेहत है उसकी जो हालत थी, बी की सेहत की जो हालत थी, ठीक है, बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन, जो इनको सिम्टम्स मिले, मीन्स जहर जाहिर होने के सिम्टम्स से पहले, ठीक है, इसकी जो सेहत थी जो बी की, एंड हैबिट्स ऑफ बी, और जो बी की जो आदत थी, नोन टू ए, वो ए को पता थी। आ रही बात समझ में? ए को क्या क्या पता था, ए ने बी को जहर, सवाल ये है कि क्या ए ने बी को जहर दिया। अब बी की जो सेहत की जो हालत थी वो, और बी की दवा लेने की जो आदत थी वो, दोनों चीज़ें किसको पता थी, ए को मालूम थी कि ये बी जो है इसकी सेहत क्या है। आ रही बात समझ में? और ये दवाई किस वक्त लेता है, कैसे लेता है, उसकी आदत, ये सब ए जानता था। आ रही बात समझ में? which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts, और उसी वजह से ए ने जो है उसका फ़ायदा उठाया, ए को मौका मिल गया, मीन्स बी ने जो है रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दे दी ए को कि आप मुझे जहर दे दें। आ रही बात समझ में? अब मैं आपको इसको क्लियर कर ले हम। ये हमारे पास क्या हुआ, इसको जो हमारे पास, ये हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास? एक तो आ गया कि वो कब खाता पीता है, वो उनका ओकेशन बना। ठीक है, वो कब खाता पीता है वो उनका ओकेशन बना। और ये हमारे पास इनको जो पॉइजन दिया, जहर दिया, वो उनका इफेक्ट था। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है इसके। और इसके खाने या दवाई में जहर मिलाना उनका इफेक्ट था। बिल्कुल आसान है। ये हमारे पास किससे रिलेटेड हो गया, ये रिलेटेड हो गया रिलेटेड टू ओकेशन एंड इफेक्ट। ओकेशन से कैसे कि ए को पता था कि बी की आदत, आ रही बस समझ, वो कब खाता पीता है, वो क्या खाता पीता है, मतलब वो बी के बारे में मुकम्मल जानकारी थी ए को। और उसके अलावा उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इसने जिस तरह बी के खाने में या फिर बी की दवाई में जो जहर मिलाया, ठीक है, वो इनका इफ़ेक्ट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। ये आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। और आपने आर्टिकल 19 पर एक अथॉरिटी है वो पढ़कर मुझे आपने व्हाट्सएप करना है कि आपने क्या पढ़ा उसके अंदर। 1988 CLC पेज नंबर है 525। ये अथॉरिटी आप पढ़ के बताना मुझे, रेस गैस्ट्रिक के ऊपर, आर्टिकल 19 के ऊपर। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बार बार समझाया जाए, बेयर रीडिंग के अंदर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, मेरी तो यही कोशिश होती है। फिर भी अगर कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच।